बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन का एक पार्ट हमने पढ़ा है जो कि वो न्यू स्लाइड्स नहीं है, न्यू नोट्स नहीं है केम्यू का, तो इसलिए हम दोबारा से मैटरनल न्यूट्रिशन के फ्रेश नोट्स यानी 2021 के नोट्स पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशन की मतलब माँ को बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैटरनल डाइट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट्स आउटकम। मैटरनल डाइट का जो मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस होता है, जो उसका खुराक होता है, उसकी जो खुराक होती है, उसकी जितनी भी मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, तो वो डायरेक्ट ही इफेक्ट करता है किस चीज़ पे, प्रेगनेंसी पे। माल न्यूट्रिशन दैट अकर इन द अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अफेक्ट डेवलपमेंट and the capacity of the embryo to survive whilst poor nutrition and the later part of the pregnancy affect fetal growth। अच्छा जी, माल न्यूट्रिशन जो है ना, उसका क्या मतलब रिजल्ट आता है, उसका डायरेक्ट ही इफेक्ट होता है अर्ली मंथ्स में, मतलब स्टार्टिंग मंथ्स में डायरेक्ट ही इफेक्ट होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में। माल न्यूट्रिशन डायरेक्ट इफेक्ट करता है किस चीज़ पे, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो पे या कैपेसिटी ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो नया बच्चा डेवलप हुआ है उसको कहते हैं। To survive whilst poor nutrition and the later part of pregnancy affect the fetal growth। जो कि लास्ट पार्ट्स में, जो कि लेटर पार्ट्स में क्या होता है, फीटल का जो ग्रोथ होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी दैट अल्टर्ड न्यूट्रिशन नीड। अच्छा जी, अब प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजी क्या है, जो कि चेंज आते हैं न्यूट्रिशनल के नीड्स की वजह से, जिसमें चेंज आते हैं न्यूट्रिशन की नीड्स की वजह से। अल्टर मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म की क्या चेंज आती है, इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो इंक्रीज होता है फर्स्ट 4 मंथ्स में। बाय द 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन, 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन में क्या होता है, 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। गेस्टेशन किस चीज़ को कहते हैं, प्रेगनेंसी को। एंड राइज टू 15 to 20 अबव नॉर्मल बाय टर्म। अच्छा जी, 15 to 20 से क्या होता है, अबव होता है, नॉर्मल से अबव होता है। नॉर्मल इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो नॉर्मल से 15 to 20% अबव होता है, 15 to 20% ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन या 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेटाबॉलिज्म का क्या चेंजेस आता है, ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक ऑफ न्यूट्रिएंट, खुराक के मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आते हैं। फैट बिकम द मेजर सोर्स ऑफ मैटरनल फॉइल मेकिंग ग्लूकोज अवेलेबल फॉर द फीटस। अच्छा जी, फैट्स जो है ना ये क्या बनते हैं, ये एक सोर्स बनते हैं फीटस के बनने के लिए। फीटस के मैटरनल फॉइल जो है ना, मतलब एक फीटस अवेलेबल है। अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, फैट्स बिकम द मेजर सोर्स ऑफ मैटरनल फॉइल। अच्छा जी, फैट्स जो है ना ये एक मैटरनल वुमेन के लिए, मैटरनल फॉइल्स के लिए क्या बनता है, एक मेजर सोर्स बनता है। फैट जितने भी फैट्स होते हैं इंसान में वो एक सोर्स बनता है मैटरनल इंसान के लिए। मेकिंग ग्लूकोज अवेलेबल फॉर द फीटस, क्योंकि उससे क्या बनते हैं, उससे ग्लूकोज बनते हैं जो कि एनी टाइम फीटस के लिए अवेलेबल होता है। फीटस क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो बच्चे ने डेवलप लिया है माँ के पेट में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या चेंजेस आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या चेंजेस आते हैं, स्लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अच्छा जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है ना वो स्लो हो जाती है। इन एडवांटेज ऑफ स्लो मोटिलिटी, अगर तुम मोटिलिटी नहीं करते, मतलब मूविंग नहीं करते, ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो मोबिलिटी स्टॉप करता है, मतलब वो बेड रेस्ट में रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इंक्रीज, तो इस वजह से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर क्या होता है, इस वजह से गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है ना वो भी स्लो हो जाती है। अच्छा जी, नाजिया एंड वोमिटिंग एंड आर कॉमन इन द
फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मे बी रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसीमा। अच्छा जी, जब वो नाजिया और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स, 3 ट्राइमेस्टर पे कंसिस्ट होती है प्रेगनेंसी। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन द सेकंड 3 मंथ इज सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट 3 मंथ इज कॉल्ड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो ट्राइमेस्टर है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ शामिल होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में क्या होता है, नाजिया और वोमिटिंग कॉमन होती है एंड मे बी रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसीमा। हाइपोग्लाइसीमा जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाती है तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमा। अच्छा जी, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक स्पेंचर भी रिलैक्स होता है और एंजाइटी भी होती है। इंक्रीज इन एपिटाइट और थर्स्ट भी ज़्यादा होती है, मतलब इंसान ज़्यादा फील करता है कि वो थर्स्टी है। हार्ट बर्न एंड कंस्टिपेशन, दिल जलता है उसका, मतलब दिल जलता है। और दूसरा ये कि कंस्टिपेशन भी होता है, ज़्यादातर कंस्टिपेशन ये भी कॉमन होता है ड्यू टू स्लो मोटिलिटी की वजह से, एनलार्जिंग यूटेरस की वजह से क्या होता है, कंस्टिपेशन भी होता है और हार्ट बर्न भी होता है। जब मोटिलिटी नहीं करता तो खुराक क्या होता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, वो स्टमक में ही रहता है, तो इस वजह से हार्ट बर्न होता है। और जब एनलार्जिंग ऑफ यूटेरस होता है तो कंस्टिपेशन अकर होती है। ब्लड वॉल्यूम चेंजेस, अब ब्लड वॉल्यूम में क्या चेंजेस आती है, इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर, जब टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हो जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज बॉडी वाटर, मतलब बॉडी का जितने भी वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो हेमोडाइलेशन होता है। हेमोडाइलेशन मतलब हीमो मतलब ब्लड और डाइल्यूशन मतलब ब्लड में वाटर ज़्यादा होती है, यानी ब्लड की वॉल्यूम जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। फिजियोलॉजिक एनीमिया या फिजियोलॉजिक एनीमिया होती है, मतलब ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है, ब्लड कम हो जाती है, ये कॉमन है प्रेगनेंसी में ब्लड कम होती है। और प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन इनीमा भी होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनीमा अकर होती है। इनीमा मतलब ब्लड की कमी। माइनर एडिमा का मतलब ये है कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसान के मे बी कंसिडर्स नॉर्मल एपिडिस। अच्छा जी, ये जो पाव की स्वेलिंग है ये नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हाइपोटेंशन और प्रोटीन यूरिया ना हो, इफ हाइपोटेंशन और प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो, मतलब यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट हो या हाइपोटेंशन हो इंसान को, तो ये अब नॉर्मल नहीं है। उस इंसान को फिर क्या करना चाहिए, उस इंसान को एडमिट करना चाहिए, क्योंकि उसकी रिस्क मतलब उसकी बेबी को रिस्क है और उसे भी खुद भी रिस्क है। आइडियल वेट गेन, अब वो वेट को कितना गेन है, मतलब आइडियल वेट गेन मतलब ये एक नॉर्मल बात है कि प्रेगनेंसी में इतनी ही वेट गेन होगी, जैसे कि द एवरेज वेट गेन इज अबाउट 25 to 30 IBM। अच्छा जी, 25 to 30 IB जो है ना ये एवरेज वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंसान इतना ही वेट गेन करता है। 11.5 kg to 14.0 kg, 11.5 kg में कितना 11.5 से लेकर 14.0 kg इतना वेट गेन करता है एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। Weight gain during pregnancy consists of the weight of the fetus and associated fetal tissues। अच्छा जी, अब ये जो जितने भी वेट गेन करते हैं यानी 25 to 30 IB, तो इसमें क्या शामिल होता है, एक तो फीटस शामिल होता है, मतलब इस वेट में फीटस भी होता है, आइसोलेटेड फीटल टिश्यूज भी होते हैं यानी प्लेसेंटा एक्सेट्रा, प्लस द वेट इंक्रीज इन मिटरनल टिश्यू, और जितनी भी वेट इंक्रीज होते हैं मिटरनल टिश्यूज में तो वो सब शामिल होते हैं किस चीज़ में, ये 11.5 kg to 14.0 kg में। आइडियल वेट गेन, अच्छा जी, रिकमेंडेड फॉर वेट गेन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब मतलब वेट गेन को भी 3 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है, जैसे कि बेस्ड ऑन द वुमेन प्री प्रेगनेंसी वेट, यानी वुमेन का जो प्री प्रेगनेंसी वेट है वो कितना है प्रेगनेंसी से पहले, द वेट
की डिग्री एज डिटरमाइन यूजिंग बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा जी, और बॉडी मास इंडेक्स की वजह की जरिए से हम क्या करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की वजह से, बॉडी मास इंडेक्स की जरिए से हम एक प्रेग्नेंट वुमेन का वेट कैटेगराइज करते हैं या उसका वेट जो है ना वो हम डिटरमाइन करते हैं। द रेंज फॉर वुमेन carrying twins is 35 IB to 45 IB। अच्छा जी, the range for women carrying twins is 35 IB to 45 IB। अच्छा जी, एक वुमेन के लिए, एक नॉर्मल वुमेन के लिए जिसकी प्रेगनेंसी में ट्विंस हो, मतलब 2 बच्चे हो, तो उसका वेट जो है ना वो 35 to 45 IB होगा या 16 to 20 kg होगा। अब ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन एंड प्रेगनेंसी है, यानी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जबकि फीटस 1 हो, 2 नहीं हो, ट्विंस नहीं हो, तो उसमें कितना वेट गेन होता है। फुल टर्म बेबी का जो वेट है वो 3.4 होता है, नॉर्मल बेबी का वेट प्लेसेंटा 0.62 है, यानी फीटल टिश्यूज जो है, और एनीमिक एमनियोटिक एंड बॉडी फ्लूइड। एमनियोटिक वो फ्लूइड होता है जो कि बेबी के अराउंड होता है, जिसकी वजह से बेबी जिंदा होता है, तो उस फ्लूइड की वजह से उसका भी 0.80 है इन kg। यूटेरस का वेट जो है ना वो भी 0.89 बन जाता है, 89 बन जाता है। ब्रेस्ट 0.40, ब्लड वॉल्यूम 1.78, ये भी इतना ज़्यादा होता है, मेटर्नल टिश्यूज है ये। और इंटेस्टाइनल बॉडी फ्लूइड ये 1.2 हो जाता है, और मेटर्नल स्टोरेज फैट 0.66 to 3.18। टोटल जो है ना वो 10.78 to 12.5 बन जाता है। ये एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की वेट गेन है। रिकमेंडेड टोटल वेट गेन रेंज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अब IB में कितना वेट गेन करता है एक वुमेन फ्री प्रेगनेंसी और रिकमेंडेड टोटल गेन, तो ये लो है, BMI लो है, लेस देन 19.8, और IB जो है ना ये कितने है, ये 28 to 40 है, जबकि वेट गेन है 12.5 to 18.0। नॉर्मल BMI, अब नॉर्मल कितनी है BMI एक नॉर्मल वुमेन के लिए, मतलब प्रेगनेंसी से पहले वुमेन के लिए, तो वेट फॉर हाइट जो है ना वो इसकी नॉर्मल है 19.8 to 26.0, जबकि IB जो नॉर्मल है, मतलब ये तो इसकी वेट क्या बन जाती है, रिकमेंडेड टोटल वेट गेन जो है ना इसकी बन जाती है 25 to 35, और इसकी जो इन kg है 11.5 to 16.0 है। हाई BMI क्या है, जबकि 26 से ग्रेटर हो तो उसको, 26 to 29 से ग्रेटर हो तो वो हाई BMI है, तो उसकी जो वेट गेन है इन IB में तो वो बन जाती है 15 to 25, और जो इन kg है 7.0 to 11.5 है। जबकि ओबीस पीपल के लिए, ओबीस जो मोटे होते हैं उन लोगों के लिए तो ओबीस होते हैं जिसकी BMI जो है ना वो ग्रेटर देन 29 होती है, तो वो ग्रेटर देन 15 क्या करते हैं, या 15 के बराबर वेट गेन करते हैं इन IB, और जबकि kg में 7 से ग्रेटर या 7 तक क्या करते हैं, गेन करते हैं वेट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या न्यूट्रिशन ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, एक मैटरनल के लिए। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हेल्थ हिस्ट्री। अच्छा जी, एक्चुअल रिक्वायरमेंट, अब वो एक्चुअल ज़रूरत क्या होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस मैटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये असर करता है प्रीवियस न्यूट्रिशनल स्टेटस पे और हेल्थ हिस्ट्री पे भी, यानी उसका हेल्थ हिस्ट्री कैसे है। इंक्लूडिंग क्रोनिक इलनेस, उसको कोई क्रोनिक इलनेस है तो नहीं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, यानी ट्विंस तो नहीं है, एंड क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज, और उसका पहले बच्चा कब हुआ था, या इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या उसका पहला बच्चा कब हुआ था, यानी पहली प्रेगनेंसी कब हुई थी, तो उसके बारे में हमने पूछना बहुत ज़रूरी है।
द रिक्वायरमेंट फॉर वन न्यूट्रिएंट में बी अल्टर्ड बाय द इंटेक ऑफ अनदर। अच्छा जी, एक न्यूट्रिशनल को चेंज करना पड़ेगा जबकि दूसरे को हम दे या दूसरे वुमेन को चाहिए दूसरा न्यूट्रिशन उसे चाहिए, तो एक को क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक को चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, वुमेन डू नॉट मीट देयर कैलोरीज रिक्वायर्ड नीड हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अच्छा जी, वुमेन डू नॉट मीट, वुमेन्स को ज़्यादातर कैलोरीज की जितनी कैलोरीज की उसकी ज़रूरत होती है वो उसे मतलब मिलता नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए, हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स नीड्स आर नॉट कांस्टेंट, न्यूट्रिएंट नीड जो है ना ये कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कि पहले महीने में हम जैसा खुराक देते हैं तो उसे दूसरे में भी देना चाहिए, तीसरे फोर्थ में भी ऐसा, तो ये क्या होना चाहिए, इसे चेंज करना चाहिए। ये मतलब उसके ट्राइमेस्टर के ज़रिए से उसके ट्राइमेस्टर के बुनियाद पे ये न्यूट्रिएंट्स भी चेंज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स दैट चेंज लिटिल ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी न्यूट्रिएंट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, फिर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर, और लास्ट ट्राइमेस्टर में उसका न्यूट्रिएंट जो है ना वो हाईएस्ट होना चाहिए। The food guide pyramids can be used to teach a woman how to make food choices that will provide the balance intake they needs। अच्छा जी, एक पिरामिड बनाता है नर्सेज, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उसके उन औरतों के लिए यानी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक पिरामिड बनाते हैं कि कितना न्यूट्रिशन उसको मतलब कितना बैलेंस इंटेक उसको देना चाहिए पर मंथ में या पर ट्राइमेस्टर में। कैलोरीज, द इंक्रीज नीड फॉर कैलोरीज इज 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे। अच्छा जी, अब कैलोरीज को 300 एक्स्ट्रा मतलब जितनी उसकी कैलोरीज पर डे वो खाती थी या वो लेती थी, तो उसके बजाय अब 300 को पर डे ज़्यादा होना चाहिए, 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा होना चाहिए पर डे, which is 15% of a woman normal calories requirement। अच्छा जी, नॉर्मल कैलोरीज रिक्वायरमेंट जितनी है एक नॉर्मल औरत को, तो नॉर्मल जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी 15% गुना ज़्यादा उसको क्या और कैलोरीज देना चाहिए। द इंक्रीज नीड फॉर कैलोरी डजंट अकर अंटिल द बिगिनिंग ऑफ एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर। इतना इंक्रीज जो है ना एक औरत को मतलब फर्स्ट और सेकेंड में ज़रूरी नहीं होता, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना ज़रूरी नहीं होता इंक्रीज नेट ऑफ कैलोरीज। एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब एनर्जी की कितनी ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी में। एडिशनल एनर्जी एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि एडिशनल 300 के काल एज रिक्वायर्ड, 300 के काल की ज़रूरत होती है एक औरत को पर डे में इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक सेडेंटरी औरत के लिए यानी वो औरत जो काम नहीं करती वो जो लेज़ी औरतें हैं, तो इसके लिए उसकी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो 1875 है, तो इसके लिए 300 जमा करो तो क्या बन जाता है 2175। एक मॉडरेट वर्कर के लिए जो घर के काम करते हैं मतलब जो सिर्फ घर के काम करते हैं और रेस्ट पे भी रहते हैं, तो उसके जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 2225 है, जबकि उसकी एडिशनल एनर्जी 300 होगी तो उसकी टोटल एनर्जी बन जाएगी 2525 के काल पर डे। अच्छा जी, और एक हैवी वर्कर के लिए जो कि बाहर के काम भी करता है मतलब जिसकी कोई जॉब वगैरह हो, तो इसकी जो नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है 2925, जबकि 300 प्लस करो तो 3225 बन जाती है। कैलोरीज, कैलोरी नीड इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। कैलोरीज की ज़रूरत अब क्यों होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है। दूसरा है कि वेट गेन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न ड्यूरिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, जब वेट का गेन होता है मतलब वेट गेन होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन की, तो क्या हो जाता है इसकी वजह से कैलोरीज की मतलब कैलोरीज बर्न होती है, कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैलोरीज ज़्यादा ज़ाया होती है, तो इस वजह से क्या होना चाहिए कैलोरीज की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक मैटरनल वुमेन के लिए।
uses additional calories to store energy in preparation for lactation after delivery। अच्छा जी, और एडिशनल कैलोरीज हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो स्टोर करती है उस एनर्जी को, ताकि लैक्टेशन की प्रिपरेशन सही से हो जाए, लैक्टेशन सही से हो जाए तो आफ्टर डिलीवरी जब माँ एक बच्चे को दूध देती है तो वो फिर कामयाब होती है दूध देने में।